मित्रों, यूट्यूब चैनल डॉक्टर वेद चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ हम बात करेंगे गाय खड़ी होने में नित्य असमर्थ। भाग 1 हमने पहले देखा। यहाँ हम भाग 2 में दूसरा पार्ट देखेंगे। अंग्रेजी में इसको डाउनर काउ सिंड्रोम कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ गाय में होता है, भैंसों में भी ये होता है। गाय खड़ी होने में असमर्थ, उसको डाउनर काउ सिंड्रोम कहा जाता है। भैंसों में भी देखने को मिलता है। सिंड्रोम का मतलब क्या है? सिंड्रोम का मतलब रोग में कुछ निश्चित लक्षणों का एक साथ होना। एक जैसा लक्षण दिखता है, उसका कारण बहुत हो सकता है। बहुत कारण यहाँ हम देखेंगे कि डाउनर काउ सिंड्रोम के कारण हमने भाग 1 में बहुत से देखे। यहाँ हम उसके चिकित्सीय संकेत या लक्षण देखेंगे। जो सिंड्रोम कहा जाता है, कुछ निश्चित लक्षणों एक साथ देखने को मिलता है। प्रथम बात कि 2 लगातार कैल्शियम उपचार के बाद भी लंबे समय तक गाय खड़ी होने में असमर्थ होता है, तब उसको ये रोग माना जाता है। प्रसव पक्षाघात में हम कैल्शियम सारवार देते हैं, तो एक सारवार दी, फिर 24 घंटे के बाद दूसरी सारवार दी। फिर भी यदि लंबे समय तक गाय खड़ी न होती है तो उसको ये रोग माना जाता है। ज्यादातर प्रसव पक्षाघात एक मुख्य कारण है, लेकिन और भी कारण हमने देखे। तो बिना किसी स्पष्ट कारण से कम 24 घंटे तक गाय खड़ी होने में असमर्थ रहती है, तभी उसको ये डाउनर काउ सिंड्रोम माना जाता है। तो 2 चीज है यहाँ। एक तो प्रसव पक्षाघात के बाद लगातार 2 कैल्शियम सारवार देने के बाद भी गाय खड़ी नहीं होती है, तो ये रोग माना जाता है। दूसरा, बिना किसी स्पष्ट कारण के कम से कम 24 घंटे तक खड़ी नहीं होती है, तभी ये रोग माना जाता है। इसमें कई बार अगले पांव पर खड़ी होने में समर्थन करते हैं। अगले पांव पर थोड़ा खड़ी होते हैं, लेकिन पिछले पैर का उपयोग करने में असमर्थ रहती है। पिछले पांव से बिल्कुल खड़ी नहीं होती है। कुछ जानवर तो ऐसे हैं कि उठने के लिए कोई भी प्रयास नहीं करते हैं, सिर्फ पड़े रहते हैं। कई मामलों में जानवर को खड़े होने में थोड़ी सहायता दी जाए तो वो खड़े होने में सक्षम होते हैं। मानो उसका पूंछ पकड़ के ऊपर खींचना, सिर पकड़ के ऊपर खींचना, कूल्हे के भाग पर उठाना, ऐसी सहायता से जानवर कुछ समय तक खड़ा रहता है, फिर से जानवर बैठ जाता है। कई पशु, भैंस और गाय,
बार बार उठने के लिए लगातार प्रयास करते हैं, फिर भी वो खड़े होने में असमर्थ रहते हैं। कई पशु मेंढक जैसे बैठता है उसी तरह बैठते हैं। आपने देखा होगा, मेंढक का पिछला दो पांव दो साइड में फैला हुआ होता है। पशु बैठता है तो उसके पीछे के दोनों पांव एक ही साइड में रखते हैं, लेकिन मेंढक उसके पीछे के दोनों पांव दोनों साइड में रखते हैं। तो कई बार ये मेंढक की तरह बैठने की मुद्रा देखने को मिलती है। इसमें पशु के पीछे के दोनों पांव दोनों ओर फैलाए हुए मिलते हैं। इसी मुद्रा में बैठते हैं तो उसमें उपचार में असफलता बहुत कम मिलती है। इसी रोग में जानवर तेज रहता है, उज्जवल रहता है, सतर्क भी रहता है। देखने से पता चलता है कि जानवर बीमार ही नहीं है, अच्छी तरह से खाना खाता है, पानी भी पीता है, तापमान में भी कोई गड़बड़ नहीं है, तापमान सामान्य नॉर्मल रहता है। हृदय की दर आमतौर पर भी सामान्य रहती है। श्वसन भी अच्छा है, श्वसन प्रभावित नहीं है, सामान्य शौच करता है और पेशाब भी करता है। तो ये सब लक्षण देखने से पता चलता है कि जानवर को कुछ नहीं हुआ है, सब कुछ नॉर्मल है। बस एक ही चीज होती है कि पशु खड़ा नहीं होता है। ऐसे पशु के मूत्र में प्रोटीन मिलता है, जिसको बोलता है प्रोटीन यूरिया। प्रोटीन जब पेशाब में आता है, मूत्र में आता है, तो समझना कि व्यापक मांसपेशियों की क्षति हुई है। जब ऐसा होता है तब भी उपचार असफल रहने की शक्यता रहती है। यहाँ हम देखते हैं कि शरीर में विकृति विज्ञान संबंधी क्या क्या परिवर्तन होता है। सीरम यानी लहू, रक्त में कैल्शियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, ग्लूकोज, ये सब का स्तर सामान्य है, नॉर्मल है। तो ऐसी दवा सामान्यतः चढ़ाने की जरूरत नहीं है, ये सब लेवल नॉर्मल है। रुधिर परीक्षा करने से भी मालूम पड़ता है कि रुधिर रक्त सामान्य है, कोई क्षति नहीं है। मांसपेशियों का सूजन, जिसको बोलते हैं मायोसाइटिस, या मांसपेशियों की क्षति का पता लगाने के लिए परीक्षण किया जाए तो सीरम क्रिएटिनिन फॉस्फोकाइनेस स्तर में वृद्धि मालूम पड़ता है। तो खास जो चीज होती है ये रोग में, तो ये होती है कि मांसपेशियों की क्षति। सब कुछ ठीक है, लेकिन मांसपेशियों की क्षति ज्यादा है तो उपचार में असफलता रहती है, खड़े होने में भी बहुत दिक्कत आती है, तकलीफ होती है। एसजीओटी भी बढ़ा हुआ मालूम पड़ता है। मध्यम कीटोन्यूरिया मालूम पड़ता है। कीटोन्यूरिया में मूत्र में एक कीटोन केमिकल है, वो देखने को मिलता है। यदि मामला गंभीर है तो मूत्र में मायोग्लोबिन मिलता है, जिसको बोलते हैं मायोग्लोबिन यूरिया, और
इस मायोग्लोबिनूरिया के कारण मूत्र लाल भूरे रंग का होता है। वो सिर्फ गंभीर मामलों में होता है, जैसे रक्त में हीमोग्लोबिन होता है, ऐसे स्नायु में, मसल में, मांसपेशियों में मायोग्लोबिन होता है। जब मांसपेशियों को क्षति होती है तब ये मायोग्लोबिन रक्त में चला जाता है, रक्त में से फिर मूत्र में चला जाता है और मूत्र का रंग लाल भूरे रंग का होता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम असामान्य है। आइए देखते हैं और क्या क्या परिगलन होता है। इसमें रक्तस्राव होता है और त्वचा की सूजन आ जाती है। जांघ की मांसपेशियों का रक्तस्राव होता है, मांसपेशियों एकदम लाल हो जाती है और उसमें गलन होता है, अधःपतन होता है। खास देखने को मिलता है। इसको अंग्रेजी में इस्केमिक मसल नेक्रोसिस बोलता है। इस्केमिक मांसपेशी परिगलन ये बहुत खतरनाक है। शुरू में नहीं होता है, लेकिन लंबे समय तक जानवर बैठा रहता है तो स्नायु पर प्रेशर आता है, धमनी और शिरा पर दबाव आता है। तो इसी वजह से मांसपेशियों को खून मिलना कम रहता है। जब खून कम मिलेगा तो उसको न्यूट्रिशन, पोषण तत्व या ऑक्सीजन कम मिलेंगे, जिसको बोलते हैं इस्केमिया। जब मांसपेशी में इस्केमिया होता है तो मांसपेशी में परिगलन होता है। मांसपेशी धीरे धीरे मरने लगती है। फिर कितना भी उपचार करो, कोई भी दवा दे दो, ऐसे उपचार में असफलता मिलती है। तो ये एक बहुत बड़ी परिगलन निष्कर्ष है। यहाँ यकृत का वसायुक्त अधःपतन होता है। इसको बोलते हैं फैटी डिजनरेशन ऑफ लीवर। निदान के लिए सबसे प्रथम पशु मालिक से बीमारी की माहिती लिया जाता है कि कब प्रसव हुआ, प्रसव का आंशिक पक्षाघात हुआ था कि नहीं हुआ था, यदि हुआ था तो कितने समय के बाद उपचार करवाई थी, उपचार में कोई देरी तो नहीं हुई ना, यदि उपचार हुआ तो उपचार उचित हुआ है या कम दवाई दी है। तो ये सब इतिहास बहुत जरूरी है। साथ में उसके लक्षण से भी पता चल जाता है। कई दफा नैदानिक परीक्षण किया जाता है। इसमें खास करके डॉक्टर पशु को बराबर तपास करता है, कारणों का निदान करता है कि यदि कारण का निदान ठीक ढंग से हो गया तो सारवार सचोट होगी। यदि कारण के निदान में तकलीफ हुई तो सारवार में भी तकलीफ होती है। खास ध्यान रखिए कि कई कारण का निदान आसान है, कई कारण का निदान बहुत तकलीफ वाला है। हमने कई कारण देखे थे। ऊपर इसमें कारण दिखाए कि प्रसव पक्षाघात, उपचार में देरी, उचित उपचार न होना, नर्व्स को डैमेज हो,
तंत्रिका को क्षति हो, मसल को क्षति हो, और भी कई कारण देखे तो उसका निदान करना इतना आसान नहीं है। कई दफ़ा प्रयोगशाला में भी परीक्षा किया जाता है, लेकिन पशु नॉर्मल जैसा लगता है, सामान्य लगता है। ज़्यादातर प्रयोगशाला से खास कुछ पता चलता नहीं है। हमने बहुत से कारण देखे, और भी कई कारण हैं। विभेदक निदान, ऐसे कई रोग हैं जिसमें भी जानवर खड़े होने में, उठने में असमर्थ रहते हैं। तो एक तो बहुत से कारण हैं, ऐसे ही बहुत से रोग भी हैं। हड्डियों के रोग, ऑस्टियोपोरोसिस, जिसमें से हड्डियों के जो मांस होता है उसमें क्षति है। ऑस्टियोमैलेशिया, हड्डियों में से कैल्शियम कम हो जाता है। जोड़ों के रोग, खास करके तीव्र गठिया, और खास करके उसमें कमर के जोड़ों को गठिया, कमर के जोड़ों का सूजन, कूल्हे के जोड़ों का सूजन, ये सब रोग में भी जानवर खड़े होने में असमर्थ रहता है। पैरों की बीमारियां, पैरों की खुरी में सूजन आ जाती है, लेमिंजाइटिस। पाँव में घाव बहुत होते हैं, इन्फेक्टेड घाव होते हैं। मस्तिष्क की सूजन के रोग होते हैं, जिससे तंत्रिका का लकवा मार जाता है, पक्षाघात होता है। पीछे की टांग का परिघीय तंत्रिका का पक्षाघात, ये भी बहुत सामान्य बात है। ये पक्षाघात की वजह से भी पशु खड़े होने में असमर्थ रहता है। कई ऐसे चयापचय संबंधी रोग, जिसमें हाइपोमैग्नीशियमिया, इसमें रक्त में मैग्नीशिया का प्रमाण कम हो जाता है। कीटोसिस, जिसमें रक्त में ग्लूकोज कम हो जाता है और कीटोन नाम का केमिकल बढ़ जाता है। फैटी लीवर, वसायुक्त यकृत, फैटी डिजेनरेशन ऑफ लीवर, लकवाग्रस्त। तो ऐसे कई रोग हैं जिसमें पशु खड़े होने में असमर्थ रहते हैं। इतना ही नहीं, और भी रोग हैं। पोषण खनिज की कमी और विटामिन ए की कमी। कई विषाक्त रोग हैं जो विष पैदा करते हैं, ऐसे बहुत से रोग हैं। कई संक्रामक रोग हैं, जैसे कि ब्लैक क्वार्टर, पीछे के पाँव में सूजन आ जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है। धनुस्तंभ, अंग्रेजी में टिटेनस बोला जाता है, धनुर्वा बोलते हैं। बॉट्युलिज्म, एक जात का खाने में जहर हो जाता है। रेबिस, इसमें पशु पागल हो जाता है। परजीवी रोग, टिक पक्षाघात, जिसके पर टिक या इतरडी जैसे परजीवी होते हैं, वो कई जहर शरीर में डालते हैं जो पक्षाघात करते हैं। एक
बेबेशियोसिस नाम के रोग से भी होता है। अन्य और कमजोरी है, और भी अन्य कमजोरी आ जाती है। कई दफा अल्पकालिक बुखार होता है, शरीर में एसिडोसिस होता है, फेफड़े का सूजन निमोनिया होता है, गुर्दे यानी किडनी का सूजन, और खास करके ग्रीष्म ऋतु में ज़्यादा गर्मी की वजह तापघात होता है। मांसपेशियों का टूट जाना, खास करके पिछले पांव का मांसपेशियां, पिछले पांव पर जबरदस्त चोट आती है। गर्भाशय की बहुत ज़्यादा सूजन रहती है। रीढ़ की हड्डियों को ज़्यादा नुकसान होता है। कई दफ़ा गर्भाशय टूट जाता है या फट जाता है। तो ऐसे कई रोग हैं। हमने कई कारण भी देखे, बहुत से रोग भी देखे। तो इसका ट्रीटमेंट भी करना इतना आसान नहीं है, लेकिन हम एक तरह के उपचार देखते हैं। हाँ, आचार उपचार कोई खास विशिष्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बहुत से कारण हैं, बहुत से रोग हैं। यदि कारण का निदान हो गया तो उपचार बहुत आसान है, तो उसका विशिष्ट उपचार कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत कठिन है। कई कारण हम निदान कर सकते हैं, ज़्यादातर निदान कारण का करना मुश्किल है थोड़ा। तो ट्रीटमेंट या उपचार हम लक्षण संकेतों के अनुसार करते हैं। जो जो लक्षण दिखाई देते हैं, उसका संकेत मिलता है, उसके अनुसार हम उपचार करते हैं। फिर भी वैज्ञानिकों ने जो खोजा है कि कई दवाइयाँ उसमें काम करती है, तो ऐसी दवाइयाँ भी देना जरूरी है। मैग्नीशियम का लवण, फॉस्फेट का लवण और कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन, उससे भी फायदा मिला हुआ है। उत्तेजक टॉनिक भी दिया जा सकता है। मसल के लिए खास विटामिन ई और सेलेनियम इंजेक्शन बहुत जरूरी है, इससे बहुत फायदा मिलता है। वो विटामिन ई और सेलेनियम एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। मसल के जो मांसपेशी है उसको जीवंत रखने में ये काम करता है। ब्लड में कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, पोटेशियम, ग्लूकोज, ये सब नॉर्मल पाया जाता है। ये सब नॉर्मल पाया जाता है, फिर भी उसका घोल देने से भी फायदा मिला है। जानवर ज़्यादातर नीचे बैठा रहता है, उसकी ज़मीन बहुत कठिन है, सख्त है, तो उसकी चमड़ी को नुकसान होता है। इसलिए उसको आरामदायक बिस्तर मिलना जरूरी है। पशु ज़्यादा लंबे समय तक बैठा रहता है, तो उसको अगल बगल से घुमाना बहुत ज़रूरी है। एक तरफ से दूसरी तरफ बार बार लुढ़काना, वो भी बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होता है कि जो नीचे बैठ जाता है तो चमड़ी के ऊपर जो प्रेशर आता है, इससे चमड़ी को लहू नहीं मिलता है, तो चमड़ी मर जाती है। तो वहाँ फोड़ा होता है, तो फोड़ा रोकने के लिए ये जरूरी है।
दूसरा, न्यूमोनिया कम करने के लिए या न्यूमोनिया न हो इसीलिए भी जानवर को बार बार लुढ़काना पड़ता है। सबसे महत्व की बात है मांसपेशियों को क्षति से बचाना। बार बार घुमाने से, एक तरफ से दूसरी तरफ लुढ़काने से मांसपेशियों को रक्त अच्छी तरह से मिलता है, तो उसको तत्व भी मिलता है, उसको ऑक्सीजन भी मिलता है, तो मांसपेशियों क्षति से बच जाते हैं। यदि मांसपेशियों को नुकसान हुआ तो कितनी भी दवाई दो, दवा असफल रहती है। कई फिजियोथेरेपी भी काम करती है कि जानवर को पैरों पर तेल से मालिश किया जाता है जिससे लहू घूमता रहे, मांसपेशियों क्षति से बच जाए। गर्म पानी का हल्का सेक भी कर सकते हैं। गैर फिसलन वाली जमीन की सतह रखना बहुत जरूरी है, वरना जानवर खड़ा नहीं होगा, उसको फिसलने का डर रहता है। कई दफा सेप्टिक स्थितियों या सेप्टिक रोग होते हैं तो उसके लिए एंटीबायोटिक औषधि दी जाती है। सूजन मालूम पड़ता है वहाँ सूजन रोधी औषधि भी दी जाती है। जानवर को उठाने में ज़्यादा तकलीफ होती है क्योंकि जानवर का वजन बहुत होता है, तो आजकल मैकेनिकल लटकन उपकरण मिलता है जिसको अंग्रेजी में स्लिंग बोलता है। इससे आसानी से पशु का झूला बनाकर ये लटकन उपकरण से पशु को खड़ा करके पांव पर मालिश की जाती है, जिससे ये मांसपेशियों की क्षति से बच जाए। मांसपेशियों का जीवंत रहना हमारे लिए बहुत जरूरी है। उचित सेवा, अच्छी देखभाल, अच्छा पोषण, पालन पोषण और खास निगरानी रखने से उपचार में सहायता मिलती है और सफलता मिलती है। खास ध्यान रखने वाली बात यह है कि यदि अधिक मात्रा में मांसपेशी की क्षति हुई तो उपचार में असफलता मिलती है। कितनी भी उपचार करो, लेकिन मांसपेशियां यदि जिनको खड़ा है ना है वो मांसपेशियां ही मर गई है तो कोई भी उपचार में सफलता नहीं मिलेगी। रोग हो गया तो तकलीफ वाली बात है, तो उसको नियंत्रण कैसे करें? तो प्रसव आंशिक पक्षघात को रोकने का उपाय करें, उसके बारे में हमने वीडियो बनाया है। प्रसव आंशिक पक्षघात पर जरा देख लें। उसको रोकने का उपाय करें। उसको रोकोगे तो ये डाउनर काउ सिंड्रोम भी बंद हो जाएगा। प्रसव आंशिक पक्षघात का जल्दी से जल्दी पता लगाओ और जैसे ही पता चले तत्काल उपचार करवाओ। उसमें लेट नहीं होना चाहिए, उसमें डिले नहीं होना चाहिए। यदि प्रसव आंशिक पक्षघात के प्रथम चरण में ही यदि ट्रीटमेंट किया जाए तो हम ये रोग को टाल सकते हैं। जल्दी पता लगाना, तत्काल उपचार, इतना भी नहीं, उपचार सही होना चाहिए, पर्याप्त उपचार होना चाहिए, कैल्शियम पूरा देना चाहिए, कंप्लीट ट्रीटमेंट होना चाहिए।
प्रसव कक्ष में अच्छा बिस्तर और नरम जमीन होनी चाहिए, क्योंकि ये बीमारी खास करके प्रसव के बाद होती है। प्रसव के बाद पहले होता है आंशिक पक्षाघात, बाद में होता है ये खड़े होने में असमर्थ। गर्भवती गाय या भैंस के लिए हल्का व्यायाम करवाना चाहिए, खास करके गर्भवती के पिछले तिमाही में, क्योंकि इससे क्या होता है, एक्सरसाइज से, व्यायाम से हड्डियां भी ठीक रहती है, जोड़ों भी ठीक रहती है और खास करके मांसपेशियां भी ठीक रहती है। इसीलिए जब पिछली तिमाही में गर्भवती गाय या भैंस के लिए हल्का व्यायाम कराना जरूरी है। हल्का व्यायाम मतलब कि खास कोई व्यायाम नहीं है, लेकिन उसको ज़्यादा घूमने की फिरने की ज़्यादा जमीन दी जाए, ज़्यादा स्पेस दी जाए, तो अपने आप वो ज़रूरत के मुताबिक उठना बैठना, घूमना, खाना पीना और थोड़ा अपने भी थोड़ा स्वतंत्रता महसूस करती है। तो ये रोग कम करने में बहुत फायदा होता है। मित्रों, आपने डॉक्टर वेट चैनल देखा। मैंने ये वीडियो पशु प्रेमी लोगों या वेटनरियन के ज्ञान के लिए बनाया है, तो उसको अपने मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि उसको भी नॉलेज मिले और पशु सेवा मिले। मुझे जो पशु सेवा करने का जो आपने ये अवकाश दिया है, इस बदल आपका खूब खूब धन्यवाद।